कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 9। आज मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था कि सर अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट सी बात थी, जो हमें चैप्टर के स्टार्ट होते ही काम हुई थी और आज फिर वह चीज काम आने वाली है। साथ ही साथ फिर हमने कार्य के बारे में चर्चा करी थी। कार्य के बाद में हमने कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी की जैसा पिछली क्लास में हमने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी देखा था, जिसपे आज हमें और महत्वपूर्ण उदाहरण करने हैं बेटा। फिर उसके बाद में हमने संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर चर्चा करी थी। किस पे चर्चा करी थी? संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा पर बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद में हमने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम देखा था, जिसपे आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको डाटा वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको तरीके हर एक प्रकार के क्वेश्चन के बताने वाला हूं आज की क्लास में। फिर उसके बाद में हम आज ही की क्लास में पढ़ना चाहेंगे शक्ति। चले भैया, तो बिना समय खराब किए हम शुरुआत करते हैं क्लास की यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम पर उदाहरण और शक्ति। चलिए, तो हमने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ लिया था पिछली क्लास में। उसमें हमने क्या क्या बातें देखी थी सर? आपने हमें यह बताया था कि अगर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है वह कुल ऊर्जा के बराबर होती है, तो इनका योग सदैव नियत होता है ना। यह क्या होता है? सदैव नियत होता है। मतलब कि अगर एक वस्तु गति कर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन इन दोनों का योग क्या होगा? हमेशा सदैव बराबर होगा कुल ऊर्जा के, और कुल ऊर्जा किसी भी निकाय के लिए नियत रहेगी। तो उसी पर हम और बढ़िया से सवाल करते एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, है ना। ये जो अभी क्वेश्चंस में लूंगा, इनके जो आंसर्स आएंगे, जो इक्वेशंस बनेंगे, आप चाहो तो उन्हें अपने फॉर्मूला कॉपी में भी अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं जब भी स्टैंडर्ड बोलता हूं, कहने का मतलब क्या है कि यार ये तो आना ही चाहिए, है ना। मतलब जैसे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं ना, या अगर इस रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो उसमें क्या क्या मिलता है ना, तो उसके लिए एक मेनू दिया जाता है कि यार देखो, आपको अगर खाना खाना है ना, तो सब्जी में ये है, रोटी इस प्रकार की है ना। आपको वो ये थोड़ी ना बताता है कि सब्जी के अंदर पनीर के अलावा और क्या क्या डालेगा, वो पनीर की सब्जी लिखता है बस, है ना। तो मतलब आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेनू क्या है इस चैप्टर का, है ना। मतलब इस चैप्टर में जो हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं, तो उसके मेनू में जो सवाल है ना, तो वो बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो जैसे ये क्या है भैया? मेनू है। ये तो मेनू तो रट लो भैया। MTRL, मेनू तो रट लो। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए, है ना। इसके अलावा भी जब भी मैं पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलता हूं, तो वो 100% आपको पता होना चाहिए कि देखो, पेपर बनेगा 45 सवालों का, उसमें से 30 से 35 स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 10 सवाल ऊपर नीचे कुछ नए बनाए जाएंगे, वो भी स्टैंडर्ड से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो क्या कहता है सवाल? प्रश्न कहता है कि यदि द्रव्यमान के एक कण को, m द्रव्यमान के एक कण को किसी स्प्रिंग पर h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, स्प्रिंग x दूरी तक संपीड़ित होती है, तो आपको x का मान निकालना होगा। देखो क्या बोला गया है सवाल में। यहां पर हमें एक बार पहले फोटो बनाना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कुछ दिया गया है। ये एक प्रीवियस ईयर सवाल है, जिससे मैंने यह वाला स्टेटमेंट चुराया है। यहां पर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से H ऊपर एक M द्रव्यमान का कण है। M द्रव्यमान का कण है H ऊपर। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि अगर आपने इसे छोड़ा, तो अगर आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा? यह नीचे की तरफ गति करेगा,
तो अब ये नीचे की तरफ गति करेगा तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा खत्म होगी, गतिज ऊर्जा आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, फिर ये इस पे जाके टकराएगा। प्रैक्टिकली सिचुएशन हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना सर, ये इस पे जाके टकराए। अब टकराते ही क्या होगा, अब हमें ऐसा नहीं मानना है कि सर टकराते स्प्रिंग इधर उधर घूम जाएगी, ऐसे लहरा, है ना, ऐसे स्प्रिंग आ गए तो स्प्रिंग पे अगर पत्थर आ रहा है या एक द्रव्यमान या एक ब्लॉक आ रहा है तो स्प्रिंग सीधे नीचे दबेगी। हम ऐसे नहीं टकराकर इधर इधर भाग गई स्प्रिंग, ऐसा नहीं होगा, छोड़ा स्प्रिंग दबेगी नीचे जाएगी। तो अब हमने सोचा, या हमने क्या सोचा, सवाल वाले ने बोला कि यार स्प्रिंग को एक्स नीचे दबाना है। तो अगर यहां से स्प्रिंग जो है वो एक्स नीचे दब गई तो अब क्या हुआ होगा, अब यहां पर यह पूरा पिंड जो है वो इससे जाकर टकराया, इसी में चिपक गया और इसने इस स्प्रिंग को एक्स नीचे दबा दिया और ये ऑलरेडी यहां से एच ऊपर से गिर रहा था। अब हमें बनाना है इसमें ऊर्जा संरक्षण का स्टेटमेंट, है ना, मतलब यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, मुझे पता है कि मैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम गतिज प्लस स्थितिज बराबर टोटल एनर्जी ये किन्हीं भी दो बिंदु के लिए लगा सकता हूं, वहां यहां वहां बीच में कहीं भी लगाऊं बात बराबर बैठनी चाहिए। तो देखो जनरली लोगों के मन में क्या ख्याल आता है, जनरली लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार यहां पर, है ना, इन्हें कुछ बिंदुओं के नाम दे देते हैं। हमने बोला कि मान के चलो ये वाला जो बिंदु था ये ए था, ये जो बीच वाली स्थिति इसे बी बोल दिया और जो निचली स्थिति थी उसे सी बोल दिया। तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार ए से बी तक ये गिरेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और ये गतिज ऊर्जा में जाएगी, फिर उसके बाद में बी से सी तक संपीड़न होगा, तो वो जो गतिज ऊर्जा है उसी की वजह से तो स्प्रिंग दब रही है। अब स्प्रिंग के पास ऊर्जा कहां से आएगी, स्प्रिंग के पास ऊर्जा कहां से आएगी, स्प्रिंग के पास ऊर्जा यहां से आएगी सर कि जब अब ये दबेगा तो ये दबेगा तो ये स्प्रिंग को दबाएगा, किसको दबाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो है वह स्थितिज ऊर्जा में फिर से परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो एक बार पहले जो बेसिक है वो मैं आपको लगाकर बता रहा हूं। यहां पर अगर ए पर कुल ऊर्जा लिखूं मैं, कुल ऊर्जा ए पर, तो देखो बेटा ए पर कुल ऊर्जा क्या होगी, ए पर कुल ऊर्जा होगी सर, यहां पर ए पर है केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा। तो सर स्थितिज ऊर्जा कहां से मापूं मैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कहां से मापूं मैं, तो यहां से माप ली मैंने, तो यहां से अगर स्थितिज ऊर्जा मान रहा हूं तो कितना ऊपर है, एच ऊपर है सर, तो यहां पर होगी mgh ऊर्जा और कोई ऊर्जा नहीं होगी, कोई गतिज ऊर्जा वगैरह नहीं है। बी बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, बी बिंदु पर सर वो जब आएगा तो उसके पास केवल एक ही ऊर्जा बचेगी, एक ही ऊर्जा बचेगी। कौन सी ऊर्जा बचेगी सर, जब वो बी बिंदु पर आएगा, बी बिंदु पर आएगा तो उसने यहाँ पर mgh ऊर्जा खो दी और वो किस में चली गई, गतिज ऊर्जा में चली गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर ये हो जाएगा m12 mgh खोएगा, कुछ वेग आएगा इसके पास, तो यहाँ पर इसके पास ऊर्जा कितनी हो गई, ½ mv² हो गई। चलो सर बहुत बढ़िया। अब यही ऊर्जा से वो उसे दबाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा। तो जब ये स्प्रिंग को दबाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब ये स्प्रिंग को दबाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर क्या होगा सर, स्प्रिंग ये जो ऊर्जा है ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी, ऐसा मुझे लगा। ये जो ऊर्जा है वो किस में जाएगी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में ½ kx² में चली जाएगी। और साथ ही साथ ध्यान से समझना, अभी तक पहले जो सवाल हम करते थे उसमें स्प्रिंग जो था वो क्षैतिज में रखा हुआ होता था, तो क्षैतिज में रखा हुआ होता तो ये स्प्रिंग को दबाता था। तो ये ½ mv² = ½ kx² वाला क्वेश्चन मैंने पहले तुम्हें करवाया है, जब ऊर्जा ये हमने गतिज ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था, मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था। तो यहां पर यह जब मैं इसे दबा रहा था तब तो मजा आ रहा था, क्यों, क्योंकि ½ mv² ½ kx² में जा रहा था। लेकिन अब जब ये दबेगा तो इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी आएगी। क्यों, क्योंकि देख मेरे प्यारे ध्यान से देख, ये यहां से यहां तक गया तो इसमें और स्थितिज ऊर्जा कम हुई ना यार इसकी। तो कचन आया मजा आया, देख यहाँ पर ये वस्तु पहुंची, ये यहाँ पर पहुंची, सोच ये यहाँ पर है, अब ये नीचे जा रही है तो इस स्प्रिंग को तो दबा रही है, तो इसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है सर, ये स्प्रिंग को दबा रही है, बिल्कुल सही बात, तो ½ kx² में जा रही है। लेकिन साथ ही साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा भी तो कम होती जा रही है। अरे यार अगर मान के चलिए बॉल यहां से यहाँ आई, फिर और नीचे गई, और नीचे गई ना, और नीचे गई तो स्थितिज ऊर्जा और कम हुई, तो ये होगी -mgx।
ठीक है। तो आप चाहो तो आपको तो x और h में संबंध चाहिए, आपको v की जरूरत ही नहीं है, v की जरूरत ही नहीं है। तो आप चाहते तो सीधे सीधे a और c को बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि b पे उसने अरे वेग पूछता तो करता ना, मैं उसने वेग पूछा ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, देख ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि कुल ऊर्जा हमेशा नहीं है, तो होनी चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर mgh बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx। ये समीकरण मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझसे h का मान पूछ सकता है, वो मुझसे x का मान पूछ सकता है, वह मुझे कुछ भी बोल सकता है, ये सब कुछ इसी समीकरण से मिलेगा। इसी प्रकार का एक सवाल मैंने आखिरी में आपको क्विज के लिए रखा हुआ है ना, तो ध्यान से देख लो इस समीकरण को। यहां से अगर वो h का मान पूछता कि सर कितनी ऊंचाई से छोड़ा जाए, तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे mg से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये था पहला तरीका, फर्स्ट मेथड इस चीज को करने का, कुल ऊर्जा लिखकर, ऐसी वाली कुल ऊर्जा लिखकर। अब मैं तुम्हें सेकंड तरीका बता रहा हूं, एसपी स्टार मेथड। इसमें सीधे सीधे यही लाइन लिख पाओगे बिना ये सब कुछ लिखे। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, देख ऐसा सोच, मैं क्या सिखा रहा हूं तुझे, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो सीख कि अगर हम कोई भी दो बिंदुओं के बीच में सीधे सीधे कुल ऊर्जा बराबर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर मान के चल मैंने अभी यहां पर से इसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं देखी, मैंने स्थितिज ऊर्जा देखी इसकी निचले बिंदु से। देख मैं चाहता तो धरातल से भी देख लेता, धरातल से, लेकिन फ्री लंबाई नहीं पता मुझे, तो मैं काहे रिस्क लूं। मैंने सोचा कि यार यहां से सी से इसकी स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, सी से पूरी ऊर्जा देखते हैं। देख तो मैंने सीखे सीधे ए और सी के मध्य। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये बताओ यार, ये सी से इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? मैंने तुम्हें पिछली क्लासेस में बताया, स्थितिज ऊर्जा कैसी है भैया, निर्देशांक पे निर्भर करती है, कहां से माप रहे हो। तो जब मैंने यहां से मापी तो mgh पॉजिटिव में लिया, और जब नीचे आ गई तो देख माइनस mgx किया, क्योंकि नीचे जा रहा, मेरा जीरो यहां पर था। अब जीरो में कहीं भी रख सकता हूं, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मेरे को जहां से आसान पड़ेगा मैं वहां से देखूंगा। तो पहले तुम्हारे दिमाग में आया तुमने यहां से रख लिया, तुम चाहते तो यहां से रख लेते, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तो कैसे लिखोगे उसकी हाइट, कैसे लिखोगे स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर अगर हमने देखा, जाना, समझा, तो यहां से अगर हमने स्थितिज ऊर्जा लिखी तो देखो क्या आएगी। यहां से अगर मैंने लिखा स्थितिज ऊर्जा, लिख रहा हूं u सी बिंदु से, u मतलब स्थितिज ऊर्जा, सी से, तो अगर सी बिंदु से स्थितिज ऊर्जा लिखूंगा तो वही कुल ऊर्जा होगी, और वो हो जाएगी mgh प्लस एक्स। क्या हो जाएगी? mgh प्लस एक्स। तो ये यहां से सी से मैंने स्थितिज ऊर्जा लिख ली। अब एक बार नेक्स्ट पेज पर जाके आगे की कहानी कर लेते हैं, है ना। ध्यान समझना, यहां पर स्थितिज ऊर्जा तो कितनी है, यही कुल ऊर्जा होगी। तो कुल ऊर्जा अब मैं लिख रहा हूं mgh प्लस एक्स। क्यों लिख दिया मैंने mgh प्लस एक्स? क्योंकि यार यहां से कुल ऊंचाई कितनी है सर, यहां से ऊंचाई होगी x प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच। तो जो mgh x प्लस एच हो जाएगा, ये कुल ऊर्जा हो जाएगी। अब अगर मैं तुम्हें यहां पर पूछूं, यहां पर अब क्या हुआ, तो सर पूरी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, ये क्या थी मेरे लिए, यह कुल ऊर्जा किससे लिखी है मैंने, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देख अगर ये सवाल सीख गया तू तो जिंदगी का मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। यहां पर ये असली मेथड खतरनाक वाला, ये यहां से यहां तक में सीधे लगा दिया मैंने बोला mgh प्लस एक्स कर लिया। अब ये कहां था, ये था ए पर सर। ऐसे ही अगर मैं सी पर बोलूं तो सी पर क्या हुआ है सर, सी पर आपने अगर इसे रेफरेंस माना है तो अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहीं से मैंने मापी। कभी कहां से माप रहे इस पे डिपेंड करता है यार। यहां पर किससे मापी थी, यहां पर ये इससे मापी थी, तो ये mgh बोली थी। अब जब ये नीचे आ गया तो माइनस एक्स करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि इस यहां से मेरा ये जीरो था, पहले ये जीरो था पहले वाले केस में नॉर्मल जिंदगी में, लेकिन अब मैं जी रहा हूं खतरनाक वाली जिंदगी, तो उसमें कहां से रेफरेंस मान लिया मैंने, यहां से रेफरेंस मान लिया, यहां से निर्देशांक मान लिया मैंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये होगी केवल हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आया
पोटेंशियल एनर्जी खत्म, ये मेरा जीरो था। तो अब क्या बचा, हाफ के एक्स स्क्वायर बचा, और ये क्या है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, या इसे हमने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी बोला था। स्प्रिंग की ऊर्जा में चला गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। करा मैंने वही है, रेफरेंस अलग ले लिया ताकि ज्यादा आसानी से मुझे चीजें दिखे। ये हो जाएगा एम जी एच प्लस एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। हो सकता है वो सीधा यही समीकरण ही पूछ ले तुझसे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है कहानी? तो बहुत ही जोरदार तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। या एमजीएच इधर की तरफ, एमजीएक्स इस तरफ है, उसमें उसी में जुड़ा हुआ है। अब घर में बैठ के सोचो ये दोनों चीजें एक कैसी है। अरे ये जो लिखा है और ये जो लिखा है वो एक ही है, पुराने तरीके से ये है भैया जबरदस्त तरीके से सीधे लिखने का तरीका। चलिए और ऐसे ही प्रश्न करते हैं हम, और भी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसमें। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v चाल से गति करती हुई स्प्रिंग से टकराती है तथा xmax संपीड़न होती है तो xmax का मान बताइए। तो ये तो आसान हो गया सर हमारे लिए, ऐसा तो हमने पहले भी करा है, बिल्कुल किया है। बस उसको हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैं तुम्हें पहले भी बताया था ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म में से कहेंगे COME, कम हियर। चलो भैया, तो कम लगा देंगे हम। तो कम में क्या होगा सर, कम में गम है। अबे कम में गम नहीं, कम में बहुत खुशी है। देखो यहां पर इसमें अगर ये एक स्प्रिंग है, सवाल क्या कहना चाहता हूं पहले बना देता हूं मैं। यहां पे एक स्प्रिंग है, ऐसे कुछ स्प्रिंग है बस। फिर बोला एक m द्रव्यमान है, वो v वेग से चल रहा था, अब जाएगा स्प्रिंग में टकराएगा। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है, स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है, और उसमें अधिकतम संपीड़न k मैक्स आ रहा है। तो आपको ये निकालना है कि ये k मैक्स कितना होगा, अधिकतम संपीड़न कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो देखो आओ करें मिलकर। तो सर अगर ये इस तरफ आया है ना, तो अभी क्या है, इस बिंदु को मैं A बोल देता हूं। फिर उसके बाद में जब अधिकतम संपीड़न होगा तो पहले स्प्रिंग इतनी लंबी थी, अब स्प्रिंग इतनी लंबी बची। स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एम लिख देते हैं। और इसमें संपीड़न कितना आ गया, इसमें आ गया सर एक्स मैक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि सर ये बिंदु को बी मान लेते, ब्लॉक बी पर आ चुका है। तो हमने ऐसा बोला कि कुल एनर्जी बताओ ए पर, तो कुल एनर्जी ए पर लिखोगे तो केवल, अब देख स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो है ही नहीं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं है। तो अरे एक ही 37 में चल रहा है ना, 37 लिखा हुआ है, 37 में तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का कोई चक्कर नहीं है। फिर बोला है कि यहां पर हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा से चल रहा था ये, क्योंकि v चाल से चल रहा था, मतलब mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और यही टोटल एनर्जी होगी। अब ये गया b बिंदु तक, तो b बिंदु पर क्या हुआ, b बिंदु में सर हाफ kx स्क्वायर हुआ। अरे मजा नहीं आया तुझे, क्यों नहीं आया, ये यहां से यहां तक गया, तो यहाँ पे बोला ना अधिकतम जस्ट चिपक गया भी स्प्रिंग से जाके, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वेग जो होगा या चाल जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। तो इसमें ए बिंदु पर कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा नहीं थी। और बी बिंदु पर क्या है, यहां पर से स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वह यू स्प्रिंग की है। यहां पर ये जो U है वो स्प्रिंग की ऊर्जा है, तो पूरी गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की ऊर्जा में चली गई। इन दोनों को बराबर कर दो, कहानी खत्म, पैसा जम। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कुल ऊर्जा तो हो जाएगा सर हाफ mv स्क्वायर, पहले भी निकाला है मैंने, ये बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के, ये के ने नहीं मारा, हाफ ने हाफ को मार दिया। आप चाहो तो इस x को x मैक्स लिख सकते हो ना, कि अधिकतम संपीड़न कितना आया, उसने भी x मैक्स बोला है सर, अरे एक्स मैक्स बोल रहा हूं मैं। तो वो अंग्रेजी के 2-4 शब्द फटाफट बोलो तो सब ऊपर से निकल जाते हैं। इतनी अंग्रेजी सीख लो, एक्स मैक्स, मैक्स मतलब अधिकतम,
तो भारत माता की जय सर, नहीं हम हिंदी पढ़ेंगे। हाँ भैया हिंदी पढ़ो, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन इस दुनिया के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमें, तो हल्की फुल्की से अंग्रेजी आनी चाहिए। तो के नीचे आ जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर बटे में के बराबर एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। या इसका रूट ले लूं मैं तो एक्स मैक्स का मान कितना आ जाएगा सर, ये आ चुका है mv स्क्वायर बटे में के का वर्गमूल। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अंग्रेजी के कोर्स ले लो, नहीं सर हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। अबे अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे अगर ये सीख गए, ये सब कुछ आ गया तुम्हें, है ना। हिंदी मीडियम से भी नीट का एग्जाम निकलता है, इस बात की गारंटी है ना। और हिंदी मीडियम से अगर नीट का एग्जाम निकालोगे तो अंग्रेजी कोई ऐसी कोई खतरनाक भाषा नहीं है ना, बहुत टुच्ची भाषा है अंग्रेजी। हमारे भारत देश की जो भाषा है तमिल, संस्कृत, हिंदी, ये बहुत उच्च कोटि की भाषाएं है ना। अंग्रेजों को बोल दो 4 शब्द हिंदी के बोल दे, जबान फिसल जाएगी उनकी, लड़खड़ा जाएगी। लेकिन अगर हमें बोलो 4 शब्द अंग्रेजी के तो 4 दिन में सीख के धड़ाधड़ बोल देंगे हम। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी एक नॉर्मल भाषा है, ठीक है। इंग्लिश एक नॉर्मल भाषा है जो आप आराम से जब कॉलेज में पहुंचोगे बहुत समय मिलेगा आराम से इंग्लिश सीखना, बहुत बढ़िया इंग्लिश हो जाएगी, है ना। इवन मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे कॉलेज के बाद, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद में भी, कि जो बिहार से यूपी से आए हुए हैं, है ना, और छोटी छोटी सी जगहों से आए हुए, बस बढ़िया मेहनत, IQ बढ़िया था दिमाग का, मेहनत बहुत जबरदस्त करी अपने जीवन में, ये सब कुछ उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से आता था, हिंदी में आता था। लेकिन आज वो इतनी रफाटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में हमें नहीं उलझना है, हमें कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। हमें यह समझना है कि यार मैं कैसे बहुत बेहतर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ पाऊं, ताकि मैं एक बढ़िया डॉक्टर बन जाऊं, एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लूं। बाकी फिर तो सब अपने आप जिंदगी, अपने आप, वो बोलते ना कि जहां चाहे वहां रहा है ना, भगवान अपने आप रास्ते दिखा देंगे, अपने आप तुम्हें सब कुछ करवा देंगे। लेकिन ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भैया और आगे बढ़ते हैं, इसमें और छोटी छोटी सी बातें करते हैं। यदि वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है और स्प्रिंग से टकराती है ना, तो अगर स्प्रिंग से टकराती है तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए बेटा, है ना, ये उसी प्रकार की बात है जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी पहले, कि m द्रव्यमान के एक कण को किसी स्प्रिंग पर h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो स्प्रिंग x दूरी तक संपीड़ित होती है। तो उसी प्रकार की ये भी बात है कि यदि वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है और स्प्रिंग से टकराती है तो क्या होगा, इसमें भी वही वाली कंसेप्ट लगेगा। देखो बस स्टेटमेंट अलग है, करना वही है कि अगर h ऊंचाई से आपने एक वस्तु को छोड़ा, देखो मैं ऐसा कटोरा जैसा इसलिए बना देता हूं ताकि हमें लगे कि अरे हाँ ये गिर ना जाए, है ना। बाकी वो कटोरा लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी क्या आंसर कर देंगे, इसके लिए भी वही आंसर कर देंगे सर, अभी आपने सिखाया कि अगर इसमें x संपीड़न आ जाता है तो अब सीधे सीधे हम लिख पाएंगे mgh प्लस x जो होगा वो बराबर होना चाहिए यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर के। यही वाली बात अभी अभी हमने समझ भी ली थी, है ना। उसी चीज को लिखेंगे, बस दूसरा स्टेटमेंट वही प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं शक्ति की ना। अभी हम ऊर्जा संरक्षण का जो नियम हमने पढ़ा उसके ऊपर हम और भी चर्चाएं करेंगे। ये वो जो कंसेप्ट है बेटा वो अभी हमें और भी आगे लगता रहेगा। तो कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपके से थोड़े अटक जाए, तो वो वृत्तीय गति के सवाल होंगे जो आने वाले समय में अगले चैप्टर में हम करेंगे, और उस पर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले समय में हम डेफिनेटली करने वाले हैं। और वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बहुत जगह पूरे फिजिक्स में काम आएगा, तो वो हर जगह लगता रहेगा, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बातें करना चाहते हैं शक्ति की। शक्ति क्या होता है और शक्ति से जुड़ी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। अगर हमने ऊर्जा ढंग से पढ़ लिया, कार्य ढंग से पढ़ लिया, तो शक्ति अब पढ़ना कोई सी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है हमारे लिए। देखो बेटा, अगर मान के चलो हमारे पास एक वस्तु जो है वो गति कर रही थी तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती थी, गतिज ऊर्जा होती थी। या अगर वो ऊपर है कहीं किसी बिंदु पर तो उसके पास कौन सी स्थिति, ऊपर जा रही है ना, तो किसी बिंदु तक पहुंची ऊपर, तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। सर मैंने एक वस्तु को धक्का लगाया तो मैंने क्या किया, कार्य किया। तो कार्य, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सब एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, हमने समझा है ना। मतलब इससे वो, उससे ये, इससे वो से ये कर किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जिस दर से दर मतलब क्या हो गया, समय हो गया
है ना। तो जिस दर से ऊर्जा हम दे रहे हैं या जिस दर से कार्य हो रहा है उसे हम शक्ति कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बचपन वाली परिभाषा, है ना। तो सर इसको कैसे समझे हम, थोड़ा सा फील के साथ एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं हम। मान के चलो यहाँ पर है भैया चुन्नू और मुन्नू, बहुत दिनों बाद चुन्नू और मुन्नू की याद आई। तो अब ये चुन्नू और मुन्नू यहाँ पर नीचे खड़े हुए थे। तो अब क्या हुआ, इन चुन्नू मुन्नू को बोला गया कि भैया ऊपर चढ़ना है। तो चुन्नू मुन्नू को बोला गया ऊपर चढ़ना है। यहां पर है भैया 20 मीटर ऊंची सीढ़ियां ना, ये जो सारी सीढ़ियां 20 मीटर ऊपर तक जा रही है। फिर इन्हें बोला गया कि ऊपर चढ़ो। तो चुन्नू ने मैं जीतूंगा, चुन्नू ने रेस लगा ली, वो आगे चले गया, वो ऊपर पहुंच गया 20 सेकंड में। अब मुन्नू ने बोला भैया अब हार ही गए हैं तो काहे मेहनत की जाए, आराम आराम से चलते हैं। तो मुन्नू ऊपर पहुंचा 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड में पहुंचा। तो अगर मैंने बोला कि दोनों यहां पर थोड़ी देर बाद मुझे मिले, तो मैंने बोला इन दोनों की ऊर्जा क्या है, तो आप बोलोगे सर कि जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो होगी वो चुन्नू की लिखी जाए या मुन्नू की लिखी जाए, दोनों की ऊर्जाएं जो होगी वो बराबर होगी और mgh के बराबर होगी। अरे क्योंकि ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि यार ऊपर आने में कौन ज्यादा थका होगा, सर मुन्नू तो आराम आराम से है, मुन्नू इतना नहीं थकना चाहिए, चुन्नू थक गया होगा। तो यार ऊर्जा तो दोनों की बराबर खर्च हुई, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि सर चुन्नू जो है, चुन्नू तो जल्दी से आया इसलिए उसने क्या ऊर्जा ज्यादा ली? नहीं, उसकी ऊर्जा ज्यादा नहीं ली, उसने किस दर से ऊर्जा प्राप्त कर रहा था, किस दर से स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर रहा था या किस दर से वो कार्य कर रहा था, नहीं मुझे ऊपर जाना, तो किस दर से वो कार्य कर रहा था, है ना। वो दर, वो समय उसका कम था, इसलिए उसने वास्तविकता में शक्ति ज्यादा लगी, है ना। उसे कम समय में ऊपर चढ़ने में शक्ति ज्यादा लग जाएगी। आई कहानी मेरे प्यारे बच्चों समझ में, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे थे यह शक्ति का चक्कर, किसका चक्कर है? शक्ति का चक्कर। इसे और बेहतर एग्जांपल से सभी समझ सकते हैं कि यार मान के चलो कि आपके घर में है 25-30 बल्ब, है ना, 25-30 बल्ब है, बढ़िया मस्त, है ना। तो अब ये सारे बल्ब तुमने चालू करे, तो अब ये बल्ब अगर ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे उजाला दे रहे, है ना, मतलब कुल मिला के सारे जो बल्ब है वो एक दीपक के बराबर भी उजाला नहीं दे पा रहे, लेकिन वो जल रहे 10 दिन तक। तो शक्ति का चक्कर, किसका चक्कर है? शक्ति का चक्कर। इसे और बेहतर एग्जांपल से सभी समझ सकते हैं कि यार मान के चलो कि आपके घर में है 25-30 बल्ब, है ना, 25-30 बल्ब है, बढ़िया मस्त, है ना। तो अब ये सारे बल्ब तुमने चालू करे, तो अब ये बल्ब अगर ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे उजाला दे रहे, है ना, मतलब कुल मिला के सारे जो बल्ब है वो एक दीपक के बराबर भी उजाला नहीं दे पा रहे, लेकिन वो जल रहे 10 दिन तक। तो उन्हें बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी है, लेकिन वो एक दीपक के बराबर भी उजाला नहीं दे पा रहे, तो क्या वो तुम्हारे काम क्यों होंगे? वो तो घर में रोशनी ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन जितनी ऊर्जा उन्होंने 10 दिन में दी थी, उतनी ऊर्जा वो 1 दिन में खर्च कर दे। हाँ सर, अब उतनी ऊर्जा उतनी है, लेकिन किस दर से मिल रही है वो बढ़ गई है, तो अब ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, नहीं, किस दर से ऊर्जा मिल रही है वो बढ़ गई है, तो अब वो ऊर्जा मेरे लिए काम की हो जाएगी। हाँ भैया प्रकाश ऊर्जा आ रही है, बढ़िया मस्त, अब उजाला पूरे घर में, है ना। इसी प्रकार से ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक फ्लैश लाइट है ना, वो जो बहुत बड़ा स्टेडियम वगैरह में लाइट वगैरह लगी रहती है ना, तो ऐसे ही बहुत, जैसे हमारे स्टूडियो वगैरह में भी हमारे आसपास लाइट लगी रहती है, तभी तो इतना गोरे दिखते, इतना उजाला आता है। देखो तो ये जो लाइट वगैरह लगी हुई, अगर ये लाइट जो है, ये 3-4 लाइट ऐसी इधर 2-3-4 ऐसी ऊपर भी लगी, इधर भी लगी है, तो सारी दूर लगी हुई है और नियत दर से उजाला दे रही है। अब अगर ये सारी लाइट इकट्ठा करूं मैं, है ना, और एक साथ तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए, तो कहते अरे सर बहुत सारा उजाला गया, रुक जाओ। तो ये क्या हुआ? तुम्हें ऊर्जा उतनी ही मिल रही थी, है ना, सारी लाइटें धीरे जल रही थी, एक इधर दूर होती और सारी जल रही थी। तो तब उस चक्कर में या उस समय पर लाइट जो है वह उतना ही ऊर्जा दे रही थी, लेकिन उनकी दर कम थी, तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, है ना, हाँ सर भाई बढ़िया बल्ब बढ़िया जल रहे, उजाला आ रहा है। लेकिन वो सारे बल्ब मिलकर एक साथ डबल एनर्जी से जलने लग जाए, या जितनी ऊर्जा वो 1 घंटे में दे रहे थे उतनी ऊर्जा वो आधे घंटे में, 10 मिनट में दे दे, तो क्या होगा? एकदम से सर बहुत सारा उजाला आ जाएगा मुंह पे। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊर्जा की जो दर है वो बढ़ चुकी है।
है ना। तो ये वो बोलते हैं ना कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता तो है, लेकिन वो कितने समय में मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर मैं परमाणु ऊर्जा की बात करूं, है ना, या नाभिक ऊर्जा की बात करूं, तो परमाणु जो है ना, जो परमाणु बम मिलता है हिरोशिमा नागासाकी में फेंका था, है ना, उसने एक चुटकी में इतनी ऊर्जा दे दी कि पूरा हिरोशिमा नागासाकी जापान में, पूरे दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन उसी से हम आज भी यूरेनियम के पावर प्लांट होते हैं, भारत देश में भी पूरे विश्व में यूरेनियम के पावर प्लांट है जिससे हम ऊर्जा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 करके वो ये ऊर्जा देते रहते हैं हमें। लेकिन अगर चुटकी में मिलेगी वो ऊर्जा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस दर से ऊर्जा मिल रही है तुम्हें। आई बात समझ में, है ना। तो अब हम उसी दर पे चर्चा करने वाले हैं, और उसी दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो हम क्या कह सकते हैं आसान भाषा में, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ना। हम बोलते हैं ना जो बहुत शक्तिशाली है, मतलब कि वो देख, वो ऐसा क्या, वो जो कार्य कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो जितनी देर में कर देगा उतनी देर में तुम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से कार्य करने की जो दर है वो उसे शक्ति कहते हैं। या देखो, अब इसको ऊर्जा के टर्म्स में भी लिखा सकता है, क्योंकि कार्य जो है वो ऊर्जा ही है। तो यहां पे लिख सकते हैं ऊर्जा बटा समय, या ऊर्जा और समय का अनुपात। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, शक्ति। तो देखो, इसको और क्या क्या लिख सकते हैं वो अब मैं फॉर्मूले के रूप में लिखा कर बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, शक्ति को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सर वर्क या कार्य बटा समय, कि कितनी दर से या कितने समय में हमें कार्य करना पड़ रहा है, वह शक्ति होती है। या हम इसे लिख सकते हैं कि कितनी देर में ऊर्जा, देखो ऊर्जा हमारे लिए ऊर्जा खपत भी कर सकते हो या ऊर्जा दे भी सकते हो, दोनों बात बराबर है ना। जैसे मान के चलो कि कितनी देर में मैं इन्हें, ये चुन्नू मुन्नू ऊपर जा रहे हैं, तो चुन्नू मुन्नू ऊपर जा रहे हैं तो इनके पास स्थिति ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन इनकी खुद के अंदर की जो ऊर्जा, जो खाना खाया था जिससे जो ऊर्जा मिली थी, पेट भर के खाना खाया था जिससे जो ऊर्जा मिली थी, वो तो सब खत्म हो रही है। तो ऊर्जा इनकी खुद की खत्म हो रही है, इनके शरीर से ऊर्जा खत्म हो रही है, और वही स्थिति ऊर्जा के रूप में जा रही है। तो हम बोल सकते हैं ऊर्जा की हानि भी बोल सकते हैं, ऊर्जा की खपत भी बोल सकते हैं, या ऊर्जा प्राप्त कर किस दर से कर रहे हो आप, है ना, वह भी बोल सकते हैं। तो ऊर्जा बटा समय क्यों लिखा, क्योंकि ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, ऊर्जा जो दे रहे हैं और ऊर्जा ले रहे हैं। तो दोनों में बटा समय कर दोगे तो वह शक्ति ही होगा। तो ऊर्जा बटा समय शक्ति ही होगा, कि किस दर से आप ऊर्जा ले रहे हो, है ना, या किस दर से ऊर्जा खपत हो रही है और किस दर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, है ना। कोई एक खोएगा तभी तो दूसरा प्राप्त करेगा। तो ऊर्जा बटा समय भी क्या होगा हमारे लिए, शक्ति। तो हम पी को क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय। ई मतलब ऊर्जा बटा समय। इसमें हम गतिक ऊर्जा भी लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं, कोई भी ऊर्जा आ सकती है, जो भी ऊर्जा बोली जाए। जैसे यहाँ पे इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा बटा समय। कोई एक वस्तु गति कर रही थी तो उसके पास कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, तो गतिज ऊर्जा बटा समय लिख देंगे। क्लियर है कहानी बेटा। तो यहां पर ऊर्जा बटा समय से ये बात हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो आती है, ऊर्जा, एक नई भौतिक राशि पढ़ रहे हैं हम इसके लिए, तो इसके लिए और भी बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम इसकी सबसे पहले बात करेंगे मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होगा सर जी, इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। और ये जो जूल प्रति सेकंड, जूल क्यों लिख रहा हूं, कार्य ऊर्जा सबका मात्रक होता है जूल। इसे हम कह सकते वाट, और इसे हम चिन्हित करेंगे W से। किससे चिन्हित करने वाले, W से। तो एक वॉट क्या हुआ, या वॉट क्या है, वॉट क्या है बेटा, कि अगर एक सेकंड में एक जूल कार्य किया जाए तो वहां पर जो शक्ति है उसे हम एक वॉट कह सकते हैं। चाहो तो परिभाषा लिख लो, एक वॉट शक्ति क्या है, एक वॉट शक्ति क्या है, यदि एक सेकंड में एक जूल
कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वॉट कहलाती है। इसी प्रकार से शक्ति के हम और भी मात्रक देख सकते हैं। जैसे ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया मात्रक हमें याद रखना होगा जिससे हमें एग्जाम में उसके टर्म्स में क्वेश्चंस भी दे सकते हैं ना। एक अन्य मात्रक होता है जिसको हम बोलते अन्य मात्रक, जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति या इसका इंग्लिश वाला नाम बहुत ज्यादा फेमस है, हॉर्स पावर। पहले के जमाने में बेटा जो वॉट नहीं आया था है ना, तो वॉट नहीं आया था तो एक्चुअल में पहले जब भी शक्ति की बात की जाती थी तो हॉर्स पावर, क्योंकि देखो पहले के जमाने में क्या होता था, हर कुछ कार्य घोड़े से ही, मतलब जैसे अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना तो घोड़े की पीठ पे लाद कर ले जाया जा सकता था। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा तो घोड़े के पीठ पर लद कर जाता था, या कोई भी कार्य करना होता तो उसमें ज्यादातर घोड़े ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो तब हमने एक मात्रक बना लिया था इस दुनिया वालों ने, उसको हम बोला था अश्व शक्ति। उसे ही हम एचपी बोलते हैं। आज के जमाने में भी आप जब मोटर वगैरह, जैसे अगर आपके गांव वगैरह में ट्यूबवेल हो या खेत वगैरह में बोरिंग वगैरह लगा हुआ हो, तो उसमें देखना जो मोटर है वो मोटर जो उसकी शक्ति वॉट में नहीं बताता, ऐसा पूछता है। अच्छा 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, 4 HP की मोटर है ना। अगर बहुत ज्यादा, अगर पानी का स्तर बहुत नीचे है तो वहां से अगर बोरवेल कर रहा है तो 4 HP की मोटर लगाना पड़ती है खेतों में, तो है ना। घरों में तो 1-1.5 HP की मोटर से भी काम चल जाता है। तो क्या है, कितनी शक्ति है उस मोटर की, मतलब वो कितना कार्य करेगी हर सेकंड में। तो 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है लगभग। इसी प्रकार से बेटा हमने अभी जो पढ़ा उसी को और थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें समझना है। हमें एक और मात्रक की बात करनी है जो कि वास्तव में शक्ति का मात्रक है ना। इसके सॉरी शक्ति नहीं, ऊर्जा का मात्रक है। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी चर्चा करी है, बट उसमें हमने थोड़ा डेरिवेशन टाइप नहीं किया या उसका मीनिंग नहीं निकाला था। तो ऊर्जा का मात्रक, एक और ऊर्जा का मात्रक होता है शक्ति से जो बनता है। हमने लिखा है जूल प्रति सेकंड जो होता है सर, ये वॉट के बराबर होता है। अभी भी लिखा हमने, जूल प्रति सेकंड जो है वो वॉट के बराबर होता है। तो जूल क्या है सर? जो जूल है, जूल को हम लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा वॉट सेकंड। शक्ति का एक और मात्रक बना वॉट सेकंड। इसी मात्रक को और बड़े स्तर पर हम ले जाना चाहते हैं। हम लिखना चाहते हैं किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट घंटा। जैसे वॉट को कर दिया मैंने किलोवाट और सेकंड से लिया है मैं घंटा या आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा? जैसे 1 जूल जो है वो 1 किलोवाट सेकंड के बराबर है, तो सेकंड को मैंने आर में कर दिया, तो ये वॉट को किलोवाट में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, किलोवाट से वॉट में 1000 गुणा आर से सेकंड में ले जाऊं तो ये होगा 60 गुणा 60। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्चुअल में 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं वो देखना चाह रहा हूं। तो इन सबको मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा सर 3 गुणा 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 को भी मैं ले रहा हूँ पॉइंट के अंदर ही, तो 10 की घात 6 लगा दिया मैंने। और वॉट सेकंड जो होता है उसे मैं जूल लिख सकता हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ये क्या है सर, क्यों बता रहे हो? अरे बेटा ये जो है ये हमारे घरों में जो बिजली आती है वो भी क्या है, एक तरीके से शक्ति, वो ऊर्जा ही है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जो हमारे घरों में आती है उसका मात्रक होता है 1 किलोवाट आवर। उसका मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा जो हमारे घरों में आ रही है उसका मात्रक होता है।
तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया सर? इसके कहने का मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट आवर जो हमारे घर में ऊर्जा आ रही है वो विद्युत ऊर्जा होगी। हाँ, और वास्तविकता में बेटा, वास्तविकता में हमारे घरों में जो एक यूनिट बनती है, मीटर की एक यूनिट बनती है ना, एक यूनिट, ये कौन सी एक यूनिट बोल रहा हूँ? जैसे घर में बिजली का बिल आता है ना, तो 50 यूनिट बनी इस महीने में, 25 यूनिट बनी, तो ये एक यूनिट है। मतलब कि अगर आपके घर में, तो ऐसा कैलकुलेट होता है, अगर आपके घर में कोई एक ऐसी मशीन है जो 1 किलोवाट की या 1000 वाट की है, जैसे हीटर वगैरह हमारे घर में जो होता है, वो जो प्रेस होती है ना स्त्री, वो सब 1000 वाट के होते हैं, 1000 वाट के लगभग होते हैं। तो अगर वो 1 घंटे तक चलाओगे तो 1 यूनिट बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान के चल तेरे घर में कुछ है, एक ऐसी मशीन है जो 500 वाट की है, तो 500 वाट की मशीन, अरे बल्ब जैसे 100 वाट का हुआ, तो ऐसी मशीन है 500 वाट की, वो 500 वाट की मशीन 2 घंटे चली, तो फिर से क्या हो जाएगा? 500 वाट की मशीन 2 घंटे चली तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा, या 1000 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा। तो 1000 वाट घंटे में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होती है, और तब बिजली का मीटर जो 1 यूनिट बता देगा। या अगर तेरे पास 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चला ले, तो 100 इंटू 10 1000 हो गया, तो 1000 वाट घंटा। तो उसमें जो ऊर्जा ली उसने 3 गुणा 6 3.6 गुणा 10⁶ जूल ली, और वो भी 1 यूनिट के बराबर है। क्लियर है कहानी बेटा? तो काफी मजा आया इस सब में बच्चों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम शक्ति पर और चर्चा करते हैं। शक्ति पर और चर्चा। तो बेटा देखो, शक्ति जो है उसे हम वास्तविकता में आगे पढ़ेंगे 2 भाग में विभाजित कर 2 भागों में विभाजित कर है ना। एक हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे औसत शक्ति, औसत शक्ति, और दूसरी शक्ति जो हम पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक शक्ति। अब ये ताक्षणिक और औसत का क्या चक्कर है? वैसा ही जैसा वेग वगैरह में लिखते थे हम, जैसे वेग वगैरह में लिखते थे ताक्षणिक वेग, औसत वेग, तो वैसा ही सर यहां पर भी चक्कर रहने वाला है कि ताक्षणिक शक्ति और औसत शक्ति में क्या फर्क होगा। तो जैसे हमने पहले समझा था कि औसत मतलब होता है सर, औसत मतलब होता है, जैसे अगर मुझे लिखना औसत वेग, तो लिखता था मैं कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो वो हो जाता था मेरे लिए औसत वेग। इसी प्रकार से अगर मुझे औसत त्वरण लिखना होता था तो पूरे लिखते पूरे समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ बटा समय। तो अगर मुझे औसत शक्ति लिखनी है तो औसत शक्ति क्या होगा? इसे मैं पी एवरेज से चिन्हित करूंगा बेटा। किससे? पी एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। एवरेज, एवरेज को हम छोटे में लिखते ए वी से। तो औसत शक्ति जो होगी बेटा जी वो होगी कुल ऊर्जा या कुल कार्य बटे में समय, या हम इसे लिख सकते हैं कुल समय। तो ये जो होगा यह पी एवरेज होगा। इसी प्रकार से अगर मैं ताक्षणिक की बात करूं, ताक्षणिक की, तो ये किसी क्षण पर अगर हम शक्ति देख रहे हैं, जैसे मेरी वस्तु गति कर रही थी ना, जैसे मान लो ये यहां से एक वस्तु गति कर रही है 10, मैंने इसको देखा एक त्वरित गति कर रही है, तो ये जा रही त्वरित गति, किसी भी क्षण में अरे बता तेरी शक्ति कितनी है, तो उस क्षण पर पूछूंगा तो वो कैसी हो जाएगी? ताक्षणिक शक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने बोला कि पूरी गति कर रही है यहां से वहां तक मैं शक्ति बताओ, तो क्या बोलेंगे? पूरी गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा बटा समय। तो वह क्या हो जाएगा? या किया गया कार्य बटा समय, तो वह पी एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? पी इंस्टेंटेनियस होता है सर किसी भी क्षण पर, पी किसी भी क्षण पर ताक्षणिक शक्ति कहलाती है। पी ताक्षणिक या पी इंस्टेंटेनियस, पी आई एन, जैसे मैं वेग में बोलता था वैसे यहां पर भी बोलूंगा इसे। अब पी एवरेज क्या होगा? देखो पी एवरेज होगा सर कुल कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय, जैसे अभी तक हम बोलते आ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
कुल ऊर्जा लिख देता हूं, अभी ई लिख रहा हूं मैं। इसमें एक दो सवाल करेंगे तो बातें चमकेगी बेटा, है ना। इसी प्रकार से अगर मुझे ताक्षणिक लिखना, तो ताक्षणिक लिखना बहुत जोरदार जबरदस्त बात है। देखो पी ताक्षणिक लिखूंगा मैं बेटा, तो इसे मुझे लिखना है किसी क्षण पर। तो जब भी किसी क्षण की बात होती है तो मैं वहां पे लगाता हूं बहुत छोटा इंटरवल, या मैं उसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर इंटरवल हमें डेल्टा टी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा समय अंतराल में परिवर्तन है। यहां पर लिखेंगे सर डी डब्ल्यू बटा डी टी। क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू बटा डी टी। अब डी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है सर एफ डी एस। डब्ल्यू क्या था सर? सर था एफ डॉट डी एस। एस क्या था? विस्थापन सदिश बटे में डी टी। अब अगर मैंने यहां पर से इसमें बल नियत माना और बल को बाहर रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर बल बाहर आ चुका है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ये बल नियत। देखो इसमें आगे चल के कंडीशन बना देता हूं मैं आपको, तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। यहाँ पे आगे चल के तो कंडीशन के रूप में तोड़ देता हूं इसे, जब बल नियत हो। क्योंकि याद कर बल भी क्या लिखते थे, बल भी याद है तुम्हें? बल एक बार बल नियत हो सकता है और बल अनियत भी हो सकता है। तो अगर बल नियत होगा और बल अनियत होगा तो क्या क्या होगा वो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, है ना। एक बार हम अगले पेज पर जाते हैं ना। हम यहाँ पर ताक्षणिक शक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा था सर एफ डॉट डी एस। फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बल नियत है, ये पी इंस्टेंटेनियस होगा। बल नियत होगा तो क्या होगा बेटा? बल नियत होगा तो क्या होगा? बल नियत के सर लिए सर हम एफ को बाहर रख सकते हैं, ये हो जाएगा एस डी एस। एस डी एस बटा डी टी। बीच में है डॉट प्रोडक्ट, बीच में क्या है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा? डी एस बटा डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ओहो वेग आ गया। तो एफ डॉट वी जो होगा वह हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होगा, जो हमें बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर ताक्षणिक शक्ति निकालना है तो लिख दो बल का डॉट वेग के साथ, ये हमें ताक्षणिक शक्ति देगा सदैव। क्या ये बात चमकती है सभी को बहुत बढ़िया रूप से, है ना। क्या करना है? एफ डॉट वी। इस पर एक दो एग्जाम्पल करते ताकि हमें ये बात और बहुत बेहतर रूप से चमकने लग जाए। हमें जैसे हमें बल और विस्थापन सदिश देते थे, उनका डॉट प्रोडक्ट करके हमने क्या निकाला था? कार्य निकाला था। वैसे ही अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर कर बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं सर शक्ति। क्लियर है? छोटी सी बात सबको समझ में आया। इसी के अलावा बल में ये केस वन है जो हमें 99% काम आएगा, और यही हमारा एकदम जोरदार फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन बल में हम एक और बात कर सकते थे। अगर बल जो है, ये देखिए इसमें क्या द्रव्यमान नियत था तो हमने इसे बाहर रख दिया। लेकिन अगर वेग भी, मतलब जो वेग नियत है और द्रव्यमान अनियत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं सर यहां से बल को लिखा जा सकता है। बल को क्या लिखा जा सकता है? बल को लिख सकते हैं सर वी। अब देखो अब आधों के होश उड़ जाएंगे, ये कैसा कर दिया इस आदमी ने। बल को लिख सकते हैं वी डीएम बटा डी। याद आया कुछ कुछ? बल को लिख सकते वी डीएम बटा डी टी। याद आया कुछ कुछ? तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डीएम बटा डी टी। ये केस वन है जो हमें 99% काम आएगा, और यही हमारा एकदम जोरदार फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन बल में हम एक और बात कर सकते थे। अगर बल जो है, ये देखिए इसमें क्या द्रव्यमान नियत था तो हमने इसे बाहर रख दिया। लेकिन अगर वेग भी, मतलब जो वेग नियत है और द्रव्यमान अनियत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं सर यहां से बल को लिखा जा सकता है। बल को क्या लिखा जा सकता है? बल को लिख सकते हैं सर वी। अब देखो अब आधों के होश उड़ जाएंगे, ये कैसा कर दिया इस आदमी ने। बल को लिख सकते हैं वी डीएम बटा डी टी। याद आया कुछ कुछ? बल को लिख सकते हैं वी डीएम बटा डी टी। याद आया कुछ कुछ? तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डीएम बटा डी टी। ये पी इंस्टेंटेनियस। इस फॉर्मूले की जरूरत कभी ऐसे पड़ेगी नहीं हमें, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से कौन से बल शक्ति है। तो शक्ति का पूछेगा तो वी स्क्वायर डीएम बटा डी टी सीधे सीधे लिख देंगे। एफ डॉट वी बराबर एफ डॉट वी जो होगा वो पी इंस्टेंटेनियस होगा। इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्लियर है कहानी?
इसी चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले तो एक बहुत ही छोटू से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। मान के चलो हमें बल दिया गया है एकदम बस प्रैक्टिस के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप और किसी क्षण पर ये वेग दिया गया है ना, वेग दिया गया हमें 3t स्क्वायर i कैप प्लस tj कैप। हमें बोला है t बराबर 2 सेकंड पर शक्ति क्या होगी। तो देखो बेटा t बराबर 2 सेकंड पर शक्ति पूछिए। t बराबर 2 सेकंड पर मतलब क्या हो गया, इस पर मतलब क्या हो गया सर, यह हो गया ताक्षणिक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिखेंगे सर यहां पर जो शक्ति होगी वो हो जाएगी सर, ये हो जाएगा F डॉट v। बहुत बढ़िया। तो सर यहां पर F कितना है, F है 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आई आई वाले मल्टीप्लाई करो, जे जे वाले मल्टीप्लाई करो और के वाले मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो जे जे ही है, तो सर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 3t। आई आई वाले मल्टीप्लाई करे, जे जे वाले मल्टीप्लाई करे, कितनी आ गई पावर सर, शक्ति आ गई हो गई है यहां से 6t स्क्वायर प्लस 3t। अब जिस भी क्षण पर पूछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय का मान रखकर हल कर लो। तो हमें क्या बोला है सर, सर हमें बोला है t बराबर 2 सेकंड पर शक्ति। तो t बराबर 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा चॉकलेटिया सवाल, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। यहां पर क्या हो जाएगा 6 इंटू t का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो सर ये हो गया 6 गुणा 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 मतलब हो गया 30 वॉट शक्ति आ गई। क्लियर बेटा। तो आसानी से हम ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। और जबरदस्त सवाल लेते हैं कुछ, देखो बेटा हमें अब ताक्षणिक, अभी ताक्षणिक पर ही चर्चा करेंगे। एक सवाल ले रहे जिसमें औसत और ताक्षणिक दोनों आएंगे, फिर ज्यादातर ताक्षणिक पे ही चर्चा करेंगे। हमें बोला कि h ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है। t बराबर 2 सेकंड पर p एवरेज और t बराबर 2 सेकंड पर p इंस्टेंटेनियस, pi मतलब ताक्षणिक, और 2 सेकंड में p एवरेज का मान ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पहचानने का एक सबसे जोरदार तरीका होता है जो मैंने आपको सिखाया भी है ना, क्या कि सर अगर आपको इंस्टेंटेनियस पता करना तो इंस्टेंटेनियस किसी क्षण पर होता है और एवरेज 2 सेकंड में होगा। ठीक है, चलिए बेटा हम प्राप्त करते इस सवाल से क्या जवाब मिलता है और क्या हमें कंसेप्ट सीखने को मिला। क्वेश्चन में बोला कि किसी h ऊंचाई से, मुझे h भी नहीं बताया सर, बहुत मुश्किल है। देखो करते हैं, h ऊंचाई से एक कण को छोड़ा जाता है। अब बोला है कि t बराबर 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पे यहां पर कहीं होगा। तो अगर मुझे यहां पर ताक्षणिक शक्ति ज्ञात करनी है तो ताक्षणिक के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितना बल लग रहा है ना, और कितना वेग है। तो बल कितना है, बल है सर इसमें नीचे की तरफ mg, अच्छा, और वेग कितना है, नीचे की तरफ ही होगा वेग v। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर वेग, पर गेंद का वेग, t बराबर 2 सेकंड पर गेंद का वेग कितना होगा। तो सर ये निकालना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, मुझे पता है v बराबर u प्लस at होता है गुरुजी। v तो क्या है, v तो सर v ही है। u क्या है, u तो सर 0 है। अच्छा, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण होगा, बल लग रहा है mg, गुरुत्वीय त्वरण होगा, इनटू समय होगा 2 सेकंड, तो कितना हो गया 10 गुणा 2, ये वेग आ गया। या वेग को मैं लिख सकता हूं 20 मीटर पर सेकंड। कितना लिख सकता हूं 20 मीटर पर सेकंड।
तो अब अगर मुझसे P इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक पूछा जा रहा है पहले t बराबर 2 सेकंड पर, तो मैं क्या लिखूंगा सर? अच्छा एक सेकंड बेटा ना, यहाँ पर m बराबर 1 किलो है, गेंद का द्रव्यमान 1 किलो है। तो यहां पर सर जी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ mg बल लग रहा है। देखो ताक्षणिक ज्ञात करना, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा F डॉट V। तो F कितना है? नीचे की तरफ mg है, और देख mg भी नीचे है, V भी नीचे, तो F डॉट V। देखो एक्चुअल में जब भी मेरे को F डॉट V करना चाहिए तो F डॉट V क्या होगा? F डॉट V को मैं FV cos थीटा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता है? FV cos थीटा, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था। लेकिन यहाँ पर mg भी नीचे, वेग भी नीचे, तो इनके मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री है। तो अगर इनके मध्य कोण 0 डिग्री है तो जाएगा mg इंटू V, ये हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस। तो m कितना है? 1 है, g कितना है? 10, और वेग कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 200 वॉट। ये किसी क्षण पर शक्ति आई है। किस क्षण पर आई है? जिस क्षण पर पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर। अब अगली बात मुझे ज्ञात करनी है कि सर, अगली बात मुझे ज्ञात करनी है कि यहां पर 2 सेकंड में क्या होगा? 2 सेकंड में शक्ति ज्ञात करनी है, तो वो हम लिखेंगे P एवरेज। वो होगा सर कार्य बटा समय। तो ये या तो मैं ज्ञात कर लूं कि यहां पर कितना गिरा स्थितिज ऊर्जा में कमी, या मैं गतिज ऊर्जा से कार्य लिखना है। तो कार्य क्या लिख सकते हो सर? कार्य होगा mg इंटू कितना गिरा, या मैं ये निकाल लूं कार्य, गतिज ऊर्जा से भी लिख सकते हो, स्थितिज ऊर्जा से भी लिख सकते हो, कार्य खुद कार्य भी लिख सकते हो, दूरी गुणा विस्थापन, जिससे चाहो उससे कर लो। तो अगर मैंने यहाँ पे कार्य के लिए लिख लिया गतिज ऊर्जा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी वेग निकाल लिया है। तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ गई? जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ी उतना ही तो कार्य किया होगा। तो यहां पर आएगा हाफ mv² बटे में समय। तो आएगा सर हाफ इंटू द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ द्रव्यमान कितना है? सर द्रव्यमान हम लिख सकते हैं, यह हो गया है 1 इंटू वेग कितना है? वेग कितना है? 20 बटे में समय। समय कितना लगा सर? 2 सेकंड। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, 20 का वर्ग आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे। क्या ये बात सभी को बहुत बहुत खूब तरीके से चमकती है? तो यहां पर क्या कर सकते हैं सर जी? सर जी हम कर सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 20 गुणा 20। तो यहां से ये कट गया, ये आ गया 100 वॉट। 100 वॉट P एवरेज आएगा। तो क्या ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हमने P एवरेज और P इंस्टेंटेनियस दोनों निकाल के देख लिया है ना। P एवरेज जो होता है वो 100 वॉट है और P इंस्टेंटेनियस 200 वॉट है। तो यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सर जी, कि यहाँ पर P इंस्टेंटेनियस जो है वो डबल आया है इसका। कैसा होगा? हमेशा बिल्कुल जब भी नियत बल होगा, एक SP स्टार पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। नियत बल के लिए है ना, कब होगा? केवल नियत बल के लिए होगा। अलग कलर से लिखेंगे हम इसे। नियत बल के लिए यहां पे नियत बल लग रहा है क्या? हाँ सर नियत बल लग रहा है, mg नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। तो नियत बल के लिए P एवरेज गुणा 2 P इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है, या इंस्टेंटेनियस एवरेज का 2 गुना होता है, या एवरेज इंस्टेंटेनियस का आधा होता है। ये एक बहुत जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद पॉइंट है, हर जगह तुम्हें काम आएगा। और इससे तुम्हें डायरेक्ट अगर इंस्टेंटेनियस पूछे और एवरेज निकाले तो कुछ नहीं, आधा कर दो। बस ध्यान रखना बल नियत, और हमें 90% केसेस में बल नियत ही दिया होता है। क्लियर है कहानी? मजा आया? चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और छोटे छोटे से सवाल कर लेते हैं। जैसे हमें बोला कि मान के चलो एक प्रक्षेप गति, देख अब आज मैं तुझे मजे दूंगा है ना। यहां पर हम और भी कुछ जबरदस्त बातें करते हैं। प्रक्षेप गति के दौरान T बराबर 0 और T बराबर कैपिटल T बटा 2 या उच्चतम बिंदु पर शक्ति
गजब सर गजब, आज तो आप खतरनाक ही कर रहे हो। हाँ, हम कुछ भी मिला सकते हैं अब तो, है ना, क्योंकि हमें बल पता है, वेग पता है, तो बस F डॉट V करना है। देखो, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे से थीटा कोण पर फेंका u वेग से, तो क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में? देखो, अगर मैं t बराबर 0 पर देखूं, t बराबर 0 पर शक्ति, तो क्या आ जाएगी सर? P होगा F डॉट V। अच्छा, यहां पर सर बल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, mg, बल नीचे की तरफ लगेगा। तो सर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? बल लग रहा है नीचे की तरफ mg और वेग है इधर की तरफ u, और यहां पर ये वाला कोण दिया हमें थीटा, ये वाला कोण होता है 90 डिग्री। तो अगर मुझे शक्ति निकालनी है t बराबर 0 पर, तो क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों? सर शक्ति आप लिख सकते हो P एवरेज जो हो जाएगा, सॉरी P इंस्टेंटेनियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg, बल नीचे लगेगा, u वेग इधर है, तो हो जाएगा mg इंटू u कितना है सर? u इधर है, और इनके मध्य कोण, अबे f डॉट v होता है, f v cos थीटा होता है, तो इनके मध्य कोण कितना है? इनके मध्य कोण, अब देखना, अब आधे बच्चे तो फैल जाएंगे रायते जैसे, सर नहीं आ रहा, अरे कोण सोच ले, मैं नहीं बता रहा हूं, एक बार स्क्रीन पॉज करके अपने दिमाग में सोच ले कोण, अब देख के क्या जवाब दे रहा हूं मैं। यहां पर आएगा 90 प्लस थीटा, है ना? क्यों 90 प्लस थीटा? क्योंकि सर ये वाला जो कोण है वो कितना होगा? ये वाला कोण है 90 डिग्री। अरे नीचे वाला कोण कितना है? 90। अरे यार भाई, ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये 90 डिग्री है ना यार, और ये थीटा, तो कुल कोण कितना हो जाएगा? कुल कोण हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा सर P इंस्टेंटेनियस जो आ जाएगा मेरे लिए, हो जाएगा mgu cos 90 प्लस थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, इनफैक्ट माइनस sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों माइनस आया? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, तो पावर नेगेटिव, पावर शक्ति नेगेटिव, अरे हाँ, शक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वही तो एहसास दिलाने के लिए सवाल करवाया है ना। तो एक और एसपी स्टार पॉइंट आता है आपकी तरफ, P पावर नेगेटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकती है। ठीक है, चलो भैया, बहुत ही जबरदस्त बात। T बराबर कैपिटल T का आधे पर क्या होगा? देखो सर नेगेटिव क्यों? अरे यार अभी भी तुम ये समझ नहीं रहे हो। अरे ये मैंने डॉट प्रोडक्ट में सिखाया था ना तुमने, जब F डॉट S किया था, कि अगर कोण जो है वह 90 से ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव आता है। तो देख नेगेटिव आया ना, 90 से ज्यादा, पूरा कोण कितना? 90 प्लस थीटा, तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। ये पावर वर्क में बताया था, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होती है। तो ये कोण कितना है? u इधर है, mg इधर है, u इधर जा रहा है, mg इधर आ रहा है, तो कोण कितना है भैया? 90 से ज्यादा। अच्छा, अरे यार हम तो ये कर रहे थे, नहीं कुछ बच्चे से कमेंट करके देखो, यहाँ पर ये नीचे की तरफ mg है, अरे नीचे mg हमेशा नीचे होगा। अब यहाँ पे ये सर ये u cos थीटा है ना, कोई मतलब नहीं है, आंसर आ चुका है। क्या सर? यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, u इधर होगा, mg लग रहा होगा सीधे नीचे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं T बराबर कैपिटल T बटा 2 पर पावर इंस्टेंटेनियस की, तो F डॉट V तो करूंगा ही करूंगा, मैं डॉट प्रोडक्ट करना है बस, कहानी खत्म। तो ये करूंगा mg इंटू यू कॉस थीटा, वाह भाई वाह। लेकिन वेग यू कॉस थीटा, लेकिन इनके खुद के मध्य कोण कितना है यहां पर करना पड़ेगा। देखो कॉस थीटा से कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अभी के लिए बस इसे मैं वेग लिख रहा हूं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेग भी, तो ये हो जाएगा v इंटू कॉस 90। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। मुझे पता है कि जब भी a डॉट b करते हैं और इनके मध्य अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो a डॉट b 0 होता है, तो यहां पर पावर भी 0 हो जाएगी, शून्य। तो पावर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। क्लियर है कहानी? चलिए भैया, बहुत ही जबरदस्त सुंदर सा सवाल। आगे बढ़ते हैं हम और रोमांचक सवालों की तरफ। नीट 2016 का सवाल, अब बिल्कुल हलवा सवाल लगेंगे, तो मैं फटाफट बताते जाऊं। सर 1 किलो द्रव्यमान का कोई पिंड किसी कलाश्रित बल दिया हुआ है। यहां आई और आई कैप जे कैप एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है के अधीन गति प्रारंभ करता है,
तो समय t पर इस बल द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो सर ये बल दिया है, हमें बल दिया है। अब गति प्रारंभ करता है, ओहो हो सर गति प्रारंभ करता है, तो यहां पर किसी भी क्षण पर अगर वेग दिया जाए तो हमें बोला है कि यहां पर ये बल है, तो अब बल से किसी भी क्षण पर वेग कैसे निकाल सकते हैं? खतरनाक सवाल, ध्यान से सुनना। F बराबर दिया हुआ है हमें, F बराबर दिया हुआ है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अच्छा सर, यहां पर अब मुझे पहले किसी भी क्षण पर वेग ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे निकालनी है शक्ति। तो शक्ति क्या होगी? देखो बहुत जोरदार सवाल है। F डॉट v होगी, तो अगर F डॉट v करूंगा शक्ति को, तो देखो भैया मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, यहां हो जाएगा सर F डॉट v करने के लिए v तो पता ही नहीं है, कैसे निकाले सर? वेग तो दिया भी नहीं है। कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि अगर मुझे बल है तो बल बटा द्रव्यमान में त्वरण लिख सकता हूं। तो क्या मैं यहां से त्वरण निकाल पाता हूं? बिल्कुल त्वरण निकाल पाऊंगा। नीट 2016 का जोरदार सवाल। यहां से मैंने सर बल बटा द्रव्यमान तो 1 किलो है, वाह। तो यहां से जो त्वरण आया वो भी आ गया 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब अगर तुम्हें त्वरण ज्ञात हो गया है तो हमें पता है सर जो वेग होता है उससे त्वरण से वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सर त्वरण से वेग कैसे किया जा सकता है? यहां पर करना होगा हमें एक छोटू सा इंटीग्रेशन। क्या करना होगा इंटीग्रेशन में? सर यहां पर लिखेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ a dt जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ dv के बराबर होगा। तो यहां पर मान उठा के रखते हैं, ये हो जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। घबराने का नहीं है बच्चा, आई कैप का अलग करने का है, जे कैप का अलग करने का है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। क्यों? क्योंकि वेग निकलेगा तभी तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर पाऊंगा। इंटीग्रेशन करते इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर 2t, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बटा 2 आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बटा 3। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? +1 करते हैं। आई कैप वाला अलग किया, जे कैप वाला अलग कर दिया मैंने। यहां से आ गया मेरे पास वेग। बहुत जोरदार सवाल। 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप जो होगा वो मेरा वेग आ जाएगा। ये मेरा वेग आ गया। अब मुझे करना है, मुझे निकालनी है शक्ति, है ना। तो अब शक्ति कैसे निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों? देखो अब इसे चिपका दो। तो जैसे ही चिपका दो भैया, तो चिपका दो। कहां चिपकाओगे? यहां चिपका दो। क्यों? क्योंकि अभी मुझे वेग नहीं पता था। जो मैंने भगवान की असीम कृपा रही मुझ में बुद्धि आ गई कि सर बल है तो बल से त्वरण से वेग भी निकल सकता। मतलब एक ही से 2 निशान है। ये सब कुछ अपने अंदर चीजें छुपा कर रखा हुआ है। तो यहां पर बल कितना आया था सर? बल आया था 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप का डॉट लेंगे हम t स्क्वायर i कैप प्लस 3t क्यूब j कैप। तो अब डॉट प्रोडक्ट होते ही क्या होगा? यहां पर इसका डॉट इससे मतलब मल्टीप्लाई करो तो 2t इनटू t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर इंटू जे का जे से मल्टीप्लाई कर दो t क्यूब आ गया। या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 ये मल्टीप्लाई करो t की घात 3 हो जाएगा प्लस 3 t की घात 5 वॉट। ये मेरा जवाब आ गया। क्या आ गया? ये मेरा जवाब आ गया। तो ये सही जवाब होगा। बिल्कुल जोरदार सवाल, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, बहुत जोरदार सवाल, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अब इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये अब जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स याद रख सकते हो आप, है ना। काफी बार सवाल पूछा जाता है। सवाल में बोलेंगे कि एक m द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से विराम अवस्था से प्रारंभ होकर x अक्ष के अनुदिश नियत शक्ति से गति करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो बोला गया है, शक्ति नियत है।
तो हमें ज्ञात करना है वेग समय के बीच में संबंध, दूरी समय, वेग दूरी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हमसे पूछ सकते अगर एक बार हमने यह संबंध निकाल दिया तो। देखो क्या कहने वाला क्या कहने चाह रहा समय ये सवाल कि पावर जो होता है बेटा, वो पावर हमें पता है सर FV होता है। पावर क्या होता है? FV होता है। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख रहे? अरे भाई नियत है शक्ति, नियत है शक्ति। तो मैं उसमें ताक्षणिक लिखूं या उसमें औसत लिखूं, बात बराबर है। लेकिन ताक्षणिक से ये वाला जो बातें पूछी है सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए भैया तो इसको थोड़ा सा उधर लिख लेता है क्योंकि यहां पर क्या मैं फाइनल आंसर्स लिख दूंगा इनके। फिर अब यहां पर जो शक्ति है वो बराबर होगा P बराबर FV। अब जो P है वो एक नियत है ना, तो P नियत है, P कांस्टेंट है। अच्छा अब F को क्या लिख सकते हैं सर? F को लिख सकते हैं ma इंटू V। अब ऑब्वियस सी बात है वेग समय में संबंध पूछा, मतलब कि जो त्वरण है वो समय के साथ मतलब जो वेग है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा होगा। तो त्वरण को क्या लिख सकता हूं? त्वरण को सर जी हम लिख सकते हैं, त्वरण को लिख सकते हैं dv बटा dt इंटू वी। चलो भैया बहुत बढ़िया बात। अगर ये चमक गया तो देख ये है P बटा M जो कि एक नियत मान है। तो P बटा M अगर एक नियत मान है तो मैं इसको अभी के लिए बार बार इतना पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए अभी के लिए बोल रहा हूं P बटा M को कुछ C मान लो, C मान लो, है ना, ऐसा अज्यूम कर लिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको अगर मैंने C बोल दिया तो dt इधर आ जाएगा बेटा और लिखा हुआ C V dV। हाँ अब आया मजा। अब इसे हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करा मैंने तो मुझे क्या मिलेगा? C तो नियत है बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2। तो यहां पर ये इसको चाहो तो नियत में गुणा कर लो, तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि t जो होगा सर t इंटू सी 2c बराबर होगा v स्क्वायर के, या आसान शब्दों में मैं लिख सकता हूं कि सर यहां से जो v स्क्वायर आया वह समानुपाती आया t के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट संबंध निकाल लिया हमने, v स्क्वायर जो है समानुपाती है t के। क्यों? क्योंकि v ये तो कांस्टेंट है ना, तो समानुपाती का चिन्ह लगा सकता हूं मैं, या मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें वर्गमूल ले लूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा v समानुपाती हो जाएगा रूट टी के। v समानुपाती हो जाएगा रूट टी के। क्यों? क्योंकि मैंने वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? वर्गमूल ले लिया। अरे ले सकते ना, v का वर्गमूल टी रूट टी हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी कहानी की तरफ। तो हमें पता चला सर कि जो v है वो बराबर है, इसका वर्गमूल लिया था तो ये हो जाएगा 2ct का रूट ले लिया ना, वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ, तो v स्क्वायर का वर्गमूल v हो जाएगा और इसका वर्गमूल ये ले लिया। तो अब हमारे पास v आ गया, हमें दूरी और समय के साथ संबंध स्थापित करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? वेग को लिख सकते हैं हम सर dx बटा dt, है ना। या अगर आपको याद हो वो पुराना वाला रिलेशन तो वो भी यूज कर सकते हो। कौन सा वाला रिलेशन? हमें पता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है वह इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होता है। मैं अभी यही बात डिराइव करूंगा सीधे। देखो ये dv को dt को उधर ले गए हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा v dt और ये इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। आसान सी बात है। अब v का मान उठा के रखो एक बार, तो सर v का मान उठा के बहुत डर लग रहा है सर, नहीं डरना है हमें। देख इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2c t की घात 1/2। क्यों? रूट में ना, तो 1/2 लिख दिया ताकि मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर पाऊं। का इंटीग्रेशन और ये dx का इंटीग्रेशन। ये जो आंसर्स निकाल रहा हूं ये रट भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट यही चीज पूछी जाएगी। 2c जो है सर 2c का क्या करना? अरे 2c तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर फेंक दो। हाँ सर बाहर फेंक दिया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की घात 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? ये हो जाएगा t की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर। और ये x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये बचेगा सर t की घात 3/2 बटे में 3/2 बराबर हो जाएगा x। या इसे मैं चाहूं तो लिख सकता हूं सर कि जो x है वो समानुपाती होगा t की घात 3/2 के। तो एक और इंपॉर्टेंट सा रिलेशन मुझे मिल गया कि जो x है मेरा x वह समानुपाती है t की घात 3/2 के। बहुत बहुत बढ़िया सी बात, मजेदार सी बात है। क्लियर है?
अच्छा, अब इसके अलावा मुझे दूरी, वेग और दूरी में संबंध स्थापित करना है, वेग और दूरी में संबंध। तो वेग और दूरी में कैसे करे सर, कैसे करे? देखो बेटा, यहां पर ये जो स्टेप्स करी हमने, ये यहां से जो त्वरण को dv बटा dt लिखा, ये बहुत निर्णायक है ना, मतलब कि ये हमारा जो डिसीजन था ये एक बहुत निर्णायक कदम था। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमने dv बटा dt लिखा तो सब t t t t t t के रूप में लेकर आ गए, लेकिन अगर हमें दूरी और वेग और दूरी में संबंध स्थापित करना, मतलब t नहीं चाहिए, तो या तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो सीधे सीधे, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो सीधे सीधे। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार मैं डिवाइड करके बताता हूं आपको, है ना, ध्यान से देखना। इन दोनों को, मेरे को कोई समानुपाती चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। मेरे पास मिला है v समानुपाती है t की घात 1 बटा 2 और x जो है वह समानुपाती है t की घात 3 बटा 2 के। तो बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर मैं इसे डिवाइड करा x बटा v, तो ये समानुपाती होना चाहिए t की घात, देख x बटा v कर रहा हूं मैं, t की घात 3 बटा 2 बटे में t की घात 1 बटा 2। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं सर x बटा v बराबर होगा t की घात 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। तो सर ये हो जाएगा x बटा v समानुपाती हो जाएगा t की घात 2 बटा 2 या 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बन गया। अब सर t क्या है, t भी नहीं पता। अरे देख बेटा, t को तू फिर से v के टर्म्स में लिख सकता है, t की जगह v स्क्वायर लिख दे। तो अगर t की जगह v स्क्वायर लिख दिया तो यहां से आ जाएगा x समानुपाती हो जाएगा सर, t की जगह मैंने v स्क्वायर लिख दिया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर x समानुपाती हो जाएगा v क्यूब के, x इसके समानुपाती आ जाएगा, v क्यूब के समानुपाती आ जाएगा। तो ये ऐसा मैं कर सकता हूं, ये x समानुपाती आ गया v क्यूब के, ठीक है। या इसको उल्टा भी लिख सकते, v समानुपाती हुआ x की घात 1 बटा 3 के। तो सर ये तो है आसान तरीका, और कुछ? हाँ, और कुछ बता दो, जिंदाबाद तरीका। देखो क्या होता है बेटा, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये जो निर्णायक डिसीजन लिया था हमने उसको परिवर्तित कर सकते। कैसे? मैं लिख रहा हूं p बटा m जो होगा, ध्यान से देखना, यहां पर था m, अच्छा m तो इधर लिख दिया मैंने, a इंटू वी, तो v की जगह मैं लिख सकता था, यहां से देखना ध्यान से बेटा, v की जगह लिख सकता था, a की जगह लिख सकता था मैं x dx v dv बटा dx, इसे लिख सकता था मैं v dv बटे में dx इंटू वी। ओ ये कहां से आया, ये होता है त्वरण v dv बटा dx। अरे सीखा था ये हमने पहले। तो यहां पर अब dx को उधर ले जाऊं मैं, तो ये हो जाएगा सर p बटा m, तो नियत होता आपने बोला इसको हटा दो बाहर, dx का इंटीग्रेशन ही हो जाएगा v इंटू वी स्क्वायर हो गया, dx का dv का इंटीग्रेशन। तो लो भैया बात फिर से वही आ चुकी है, बात वही होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा v क्यूब बटे में 3, और यहाँ पर अरे कैसे आया पूछ मत लेना, 2 धन 1 करा है p बटे में m। तो यहाँ पर अगर मैं इसे गुणा कर दूं तो ये सब तो नियत मान है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। तो मैं लिख सकता हूँ x समानुपाती होगा v क्यूब के, बात बराबर। ये कैसे भी कान पकड़ो, ठीक है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा, इसके रिजल्ट याद रख लो, याद कर लो इसे, है ना, कि अगर ये पावर या शक्ति नियत होती तो ये बात होनी चाहिए। चलिए बेटा, अब हम आखिरी बात कर लेते हैं, है ना, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। मुझे पता है थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, बट ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षता, या इंग्लिश में कहते हैं इसे एफिशिएंसी, है ना। अब इससे जुड़ी बातें जो है वो काफी आसान है ना। दक्षता मतलब क्या होता है, या एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, इसको आसानी से ऐसा याद रख सकते हो आप, आउटपुट बटे में इनपुट। आउटपुट मतलब जो तुम्हें मिला और जो तुमने इनपुट दिया, या कुछ किताब वाले इसे ऐसे भी लिखते हैं कि प्राप्त ऊर्जा बटे में किया गया कार्य। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में चाहिए तो इंटू 100 कर सकते हो,
क्लियर है? इसको एफिशिएंसी या ऐसे हम ईटा से भी डिनोट करेंगे, ऐसे ईटा सा बना दिया, एक डिजाइन वाला एन बना दिया, ठीक है। तो अब क्या करना होगा सर इसका, देखो क्या होता है, हमने जो पावर वाले क्वेश्चन करे वो आसान क्वेश्चन ही है, वैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो दक्षता की बात कर लेता है ना। जैसे देखो आसान सवाल है, बस एक छोटी सी नई बात कर रहा है उसने, हमें बोला है कि एक पंप सेट, एक पंप है जो 100 मीटर गहरे कुएं से 7,200 किलो पानी प्रति घंटा बाहर निकाल सकता है, 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकाल सकता है, बहुत बढ़िया है ना। तो पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कि इसकी दक्षता 50% है। मतलब क्या हो रहा है इसका, इसका मतलब ये हो रहा है कि आउटपुट में तुम्हें क्या मिल रहा है, आउटपुट में तुम्हें ये मिल रहा है कि सर आउटपुट में हमें जो मिला, आउटपुट में जो मिला वो क्या होगा, आउटपुट में हमें मिला सर कि 100 मीटर से 7,200 किलो पानी प्रति घंटा बाहर आ रहा है। तो क्या तुम इसमें ऊर्जा लिख सकते हो, इसमें या कितनी शक्ति लगी हुई लिख सकते हो? बिल्कुल सर लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर P इनपुट या सॉरी आउटपुट जो शक्ति मिली, मतलब कि ये क्या है, ये जो तुम्हें बाहर पानी फेंका, अब मोटर में तुम कितना कार्य कर रहे हो या मोटर में कितनी शक्ति होगी वो निकालना है, पंप की शक्ति ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mgh/t, अरे शक्ति यही होती है 720 गुणा g गुणा 100 बटे में समय प्रति घंटे में दिया है, तो 60 गुणा 60 क्यों कर दिया, मिनट से सेकंड में लेकर आ गया मैं, तो यहां पर जीरो ने जीरो को मार दिया है ना। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसको 6 से काट सकते हो, यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा 12, ठीक है। उसके अलावा ये फिर से काटोगे तो कितना हो गया 2, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा सर 2 के आगे 1 2 3 0 1 2 3 0 वॉट, ये आउटपुट है। तो इनपुट कितना दिया होगा, ये पंप बाहर फेंक रहा है, पानी बाहर फेंक रहा है, बाहर आउटपुट हो गया, तो अब इनपुट कितना हुआ, तो आसान सी बात है सर, एफिशिएंसी जो सिखाया आपने, देखो इंग्लिश में ही पढ़ो, इसको ज्यादा फील आता है, हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें ये ऐसा लगे ऊर्जा शक्ति कहां से लाऊं मैं, कार्य कहां से लाऊं, कितना ये सार्वजनिक, मतलब कि ये जन्मों जन्म का फॉर्मूला है जो आदि अनादि काल तक तुम्हें यूज आता रहेगा। और एफिशिएंसी, किसी भी चीज की एफिशिएंसी, दक्षता अगर तुम्हें कोई बोले तो ये सोचो कितना मिला और मैंने कितना दिया था। जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम पढ़ रहे थे 10 घंटे, तुमने करे 4 सवाल, घटिया एफिशिएंसी। तुम पढ़ रहे 1 घंटा, तुमने कर दिए 10 सवाल, ओहो खतरनाक एफिशिएंसी। तो ये आउटपुट कितना मिला और इनपुट तुमने कितना दिया था, तो हो जाएगा सर 50 बराबर आउटपुट कितना है, आउटपुट है सर 2000 बटे में इनपुट, मतलब पंप की शक्ति गुणा 100। लो भैया, तो यहां पर अब इनपुट जो है पंप की शक्ति जो हो जाएगी वो लिख सकता हूं मैं 2000 गुणा 100 बटे में 50। मुझे पता है मेरे कुछ मेधावी बच्चों का आंसर आ चुका है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4000 वॉट। मतलब 4000 वॉट का पंप लगाना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके बात बनेगी। क्लियर है कहानी? तो ऐसे छोटे मोटे से सवाल हमसे बनने चाहिए। चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। कुछ सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से सवाल पढ़िए और जवाब बताइए। ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं अभी अभी, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ जल्दी। आ गया जवाब, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी किया हमने, कितना संकुचित करेगा, इसका सीधा फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया है आपको। चलो अगला सवाल देख लो। समय दिया है, भार दिया है, शक्ति मतलब mgh/t करना है।
चलिए बेटा, काफी समय है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलो जल्दी से इन दोनों का आंसर जान लेते हैं हम। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल आसान था सर कि यहाँ पर एक 16 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, घर्षण रहित सतह पर रखा गया है ना, यहाँ पर घर्षण रहित सतह है। फिर बोला है कि 4 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो ये 16 किलो का है भैया, और ये गति कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, फिर क्या बोला गया? एक स्प्रिंग को संकुचित करता है, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसको दबाएगा और रुक जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? यार हमने बहुत बार देख लिया है, क्या होगा सर? यहाँ पर प्रारंभिक जो टोटल एनर्जी ए बिंदु पर, ये एग्जैक्ट ऐसा कैसा क्लास में करा है, तो हाफ mv², और टोटल एनर्जी बी बिंदु पर जो पूरी ऊर्जा थी वो किसमें चले गई? वो चले गई स्प्रिंग के अंदर। तो इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा हाफ mv² जो होगा बेटा वो बराबर होगा हाफ kx² के। तो हाफ से हाफ कट गया, यहां से x कितना आ गया? x आ गया m/k इंटू v² बराबर x²। तो बेटा यहां से m का मान कितना है सर? m का मान है 16। यहां सॉल्व कर देता हूं यार, इधर 16/k कितना है? k है सर 100, 16/100। बहुत बढ़िया। वेग कितना है? 4, तो 4 का वर्ग ये हो गया x²। बेटा अगर वर्गमूल ले लूं, ध्यान से देखना, वर्गमूल ले रहा हूं ना, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल 4 ही होगा, बटे में 10। ये मेरा x का आंसर आ गया। तो कितना हो गया? 1.6 मीटर x का आंसर आ गया। क्लियर है कहानी? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, अति सुंदर। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें शक्ति का अनुपात पूछा, तो शक्ति होती है सर mgh बटे में t। क्यों? क्योंकि चढ़ाई है ऊपर, है ना, स्थितिज ऊर्जा बड़ी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m1 p1 बटा p2 जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m1 द्रव्यमान अलग अलग है जी। बोला है कि दोनों आदमी जो है यह जो है एक ही सीढ़ी, मतलब ऊंचाई सेम जाएंगे, बटे में t1 m2g h बटे में t2। तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा m1 बटा m2 इंटू t2 पलटी खा के ऊपर चले जाएगा t2 बटा t1। ये मेरा आंसर है। तो m1 और m2 का अनुपात कितना है? 5/3 है, गुणा t2 और t1 का अनुपात कितना है? t2 t1 है तो 9/11 है। ये t1 t2 है, मुझे t2 t1 चाहिए, तो कितना आ गया? ये हो गया सर 3, तो ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 11। तो 15/11 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काफी सारे उदाहरण करे और शक्ति पढ़ लिया है। ठीक है, शक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। शक्ति में हमने क्या देखा? कुछ नहीं करना होता सर, जो पढ़ा है उसमें कार्य बटा समय कर दो या ऊर्जा बटा समय कर दो, इससे हमें शक्ति मिल जाती है। शक्ति की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। इसके अलावा एक और पढ़ी थी जिसको हमने बोला हॉर्स पावर। ठीक है, और इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए हमने। जो आखिरी में सवाल करे उनके आंसर्स जो है बेटा वो मैंने बताया था ना, संबंध वाले, वो याद भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। समरी वही वाले पॉइंट्स होमवर्क हर बार की तरह ऐप में आपको मिल जाएगा। कल की क्लास से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जिसको हम बोलेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, जो भी छोटी छोटी सी बातें आपने एनसीईआरटी वगैरह में किसी किताब में पढ़ी, तो जो छोटे छोटे से आपके सवाल बच गए थे वो सब इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएंगे, गोल गोल वाले सवाल। चलिए बेटा, जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा आपसे पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो।